संतोष जी, स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। सर सबसे पहले बाजार में तेजी जैसे आपने बताया था और जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जो हम बिल्ड कर रहे थे वो बन तो रहा है। इस समय में बहुत सारे आईपीओ भी आ रहे हैं। एलआईसी के आईपीओ में तो खैर एक अलग ही विषय है, तो उस पर अलग से आपसे चर्चा कर सकते हैं। हमने पहले भी करी थी डिटेल में फंडामेंटल्स के हिसाब से, लेकिन लिस्टिंग के हिसाब से अब क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो एक बार बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी एक नया आईपीओ जो लिस्टिंग में है और जिसमें कि इस समय ओपन है, वो है इथॉस का आईपीओ। सर इथॉस के आईपीओ में क्या खास बातें हैं, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स, और किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है? देखिए, इथोस आप जानते होंगे कि ये एक लग्जरी कह लें कि वो सेगमेंट में है, और लोगों के एस्पिरेशंस अगर देखें कि जो कि मिड क्लास टू अपर क्लासेस जो हैं उनके लिए ये मेजर करती है। और काफी कह लें कि एस्पिरेशन लेवल्स जिस तरह से लोगों के बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, उस तरह से लोग अच्छे वॉच पहनना, अच्छे मोबाइल रखना, कह लें कि ये एक शान का विषय होता है कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं। उसी में उसी एस्पिरेशन को कैटर करते हुए मल्टी ब्रांड रिटेल है इनके पास, कई जगह है, 50 इनके अपने आउटलेट हैं 17 सिटी में इंडिया में, और धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है कंपनी। ये इस कंपनी का आईपीओ हमारे सामने है, और ये कंपनी अगर आप देखें तो धीरे धीरे बिल्ड कर रही है। लास्ट के 9 महीने के में काफी अच्छा फाइनेंशियल्स इन्होंने दिया है। सस्ते शेयर्स दिए जा रहे हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है कि सस्ते इन सेंस की, जैसे कि वैल्यूएशंस वाइज से जब हम देखते हैं कि कंपनी में एटलीस्ट प्रॉफिट है। पिछली मरतबा हमने देखा होगा कि कई कंपनियां इस तरह से मार्केट में आई जहां पर प्रॉफिट जो है वो काफी डिस्टेंस पे है। लोगों को स्टोरीज बांटी गई और उसके बाद शेयर्स बांटे गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। लेकिन इस कंपनी में पर्टिकुलरली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। तो जैसे कहते हैं कि इंडिया में जो भी यूनिकॉर्न हुए हैं या स्टार्टअप जो बिकम यूनिकॉर्न हुए हैं, उसमें से 20 से 30% ही यूनिकॉर्न प्रॉफिटेबल है। और लोग बिजनेस इन प्रोसेस है, मेकिंग है, बिजनेस इन मेकिंग है, और तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुकी है। इस कंपनी में लगातार प्रॉफिट रही है, जिसके कारण थोड़ा सा अट्रैक्शन है। लेकिन चूंकि मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं, आपको ग्रे मार्केट में आपको प्रीमियम नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं, तो इसीलिए आपको सलाह होगी कि अगर आप अपने पैसे पे अगर जोखिम ज्यादा उठा सकते हैं तो ये कंपनी में शेयर्स में निवेश करें। अदरवाइज अगर लिस्टिंग के बाद आपको कोई डिस्काउंट्स मिलते हैं फिर आपको इसमें देखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से आईपीओ की पिटाई हुई है, जो पैसे लोग बाजार से, और जिन्होंने वैल्यूएशंस को काफी ज्यादा ऊपरी स्तरों पे रखा है, यानी इन्वेस्टर्स के लिए कम पैसे दिए हैं, कम रूम्स दिए हैं, उनकी पिटाई हुई है। इवन अगर एलआईसी की आईपीओ की, जैसा कि आप बात कर रहे थे एलेक्स जी, एलआईसी की देख लें कि उन्होंने पूरे सेक्टर में बहुत ही सस्ता उन्होंने दिया था। इवन देन मार्केट में डिस्काउंट जो है उसमें ओपन हुआ, और कहने की लिस्टिंग प्राइस जो है कोई गिर नहीं था, इसमें एक तरह से नुकसान ही हुआ है अभी तक। बिजनेस एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इथोस की बात अगर कर लें, अगर आईपीओ के लिहाज से अगर देखें तो पिछले दिनों जिस तरह से आईपीओ आए हैं, और मोस्ट ऑफ द आईपीओ में देखा होगा आपने, ऑफर फॉर सेल थे, मतलब उनके इन्वेस्टर्स निकल रहे थे, वो पैसा उनकी कंपनियों में नहीं जा रहा है। इस कंपनी अब जो आईपीओ आ रहे हैं, नॉट ओनली दिस कंपनी बट अब जो आईपीओ आ रहे हैं उस सारे आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो अब ऑफर फॉर सेल की मात्रा कम कर दी जा रही है, और कंपनी को बिजनेस में पैसा चाहिए, इस तरह से सारे कंपनियां आईपीओ लेके आ रही हैं। इस पर्टिकुलर कंपनी इथोस के बारे में अगर बात कर लें तो इसमें इक्विटी शेयर जो फ्रेश इशू हो रहे हैं 75 करोड़ रुपए है। कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन में अपने लोन को थोड़ा कम करने में करेगी, और उसके बाद कुछ ओएफएस कर रही है, कुछ शेयर्स होल्डर्स भी निकलेंगे। इशू साइज टोटल बहुत ही छोटा है। अगर आप पूरे टोटल इशू साइज की बात करें तो अपर बैंड में 472 करोड़ रुपए के करीब टोटल कंपनी मार्केट से उठाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए जाएंगे उसमें 53 लाख
79,000 शेयर हैं करीब, 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर होगा और प्राइस बैंड 836 रुपए से 878 रुपए का है। 17 शेयर्स जो है अगर आप रिटेल कैटेगरी में निवेश करते हैं तो शेयर्स होंगे। लिस्टिंग के बाद अगर अपर बैंड पे इशू होता है जो कि मोस्ट ऑफ कंपनी में हो रहा है अपर बैंड पे, तो 2050 करोड़ का ही केवल जो है मार्केट कैप होगा। मतलब मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी काफी छोटी कंपनी दिख रही है और कंपनी का इशू जो है वो आज से चालू होगा 18 तारीख से और 20 तारीख तक रहेगा। ट्रेडिंग जो होगा बॉक्सेस पे, इंडाइसेस पे, जो कह रहे हैं कि एनएसई और बीएसई पे वो 20 तारीख को उम्मीद है। अब जो पैसा कंपनी के पास आएगा देखें तो वो कंपनी ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, तो उसमें से 30 करोड़ रुपए कंपनी करीब जो है वो रीपेमेंट लोन फुल और पार्ट में करेगी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी की, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंटरीज रखने पड़ते हैं उनको, बहुत सारे स्टोर मैनेज करने पड़ते हैं। 50 स्टोर है कंपनी के पास, तो उसके लिए 235 करोड़ रुपए जो है उसके लिए रखा गया है। और उसके बाद फाइनेंसिंग एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टोर्स जो है और रेनोवेशंस के लिए 33 करोड़ रुपए कंपनी रखी है। और कुछ फाइनेंसिंग अपग्रेडेशन ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर है उसके लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए कंपनी ने रखा है। उसके बाद फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज हैं और आईपीओ के खर्चे हैं। और कंपनी में अगर देखें तो जो फ्रेश इशू 375 करोड़ रुपए कंपनी के पास जा रहे हैं। उसके बाद उसमें से जो लोग शेयर्स बेच रहे हैं, मतलब कंपनी तो उतना शेयर्स इशू करेगी, अप्रोक्सीमेटली कह लें 42 लाख शेयर्स कंपनी इशू करेगी। और उसके बाद इनके जो होल्डर्स हैं, इनके जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं, उसमें प्रमोटर्स भी हैं जो कि अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो प्रमोटर सेलिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें यशवर्धन साहू हैं, केजीडीएल लिमिटेड प्रमोटर है कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, ये जो है ये भी प्रमोटर है, यहाँ से भी शेयर्स बेच रहे हैं। प्रमोटर ग्रुप जो है, ग्रुप के भी कुछ ग्रुप कंपनी जो होती है उसमें साबू वेंचर्स एलएलपी है, अनुराधा साबू है, जयवर्धन साबू है, ये लोग बेचते हैं। और उसके बाद बहुत सारे तमाम और शेयर होल्डर्स हैं कि मोस्टली इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं जो कि इसमें अपने शेयर्स को ओएफएस में बेच रहे हैं। कंपनी के कामकाजी अगर मुनाफे को देखें किस तरह से कंपनी कर रही है, तो उसमें जो इन्होंने इनकम स्टेटमेंट जारी किए हैं उसके अंदर 9 महीने में जो कामकाजी रेवेन्यू रहा है 429 करोड़ का रहा है, जो कि पिछली साल 2021 फाइनेंशियल ईयर में 386 करोड़ के करीब है। तो वहां से अच्छा देखे हैं 9 महीने में ही पूरे साल के फिगर्स को क्रॉस कर चुका है। और एबिटा की अगर बात करें तो जो तकरीबन 56 करोड़ रुपए लास्ट ईयर था फाइनेंशियल ईयर में, वो कंपनी अभी एबिटा अचीव कर चुकी है 56 करोड़ रुपए का 9 महीने में ही। प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस साल गार्डर किया है, जो कि लास्ट ईयर तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट था। प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक जंप देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्क, चूंकि कंपनी अभी एक्सपेंशन पे है, जितना पैसा लगाई है कंपनी ने लगाया है अपनी बिजनेस में, अभी रिटर्न उतने ज्यादा अच्छे नहीं छूट रहे हैं, तो 8% के करीब रिटर्न ऑन नेटवर्क है। और कंपनी का जो नेट एसेट वैल्यू जिसे हम बुक वैल्यू भी कहते हैं वो 105 रुपए के करीब है और कंपनी 878 रुपए में कर रही है, मतलब तकरीबन 8 गुना से ज्यादा कंपनी बुक वैल्यू से अपने शेयर्स का मौजूद है। कंपनी में जो रिपीट रेवेन्यू आता है, जब कभी भी हम रेवेन्यू एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि नए कस्टमर कितने हैं और रिपीट रेवेन्यू है। तो रिपीट रेवेन्यू के लिए कंपनी ने एक क्लब इको बोल के कैंपेन है जिसको चला रखा है, जिसको हम कहते हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम। कंपनी का लॉयल्टी प्रोग्राम है, उसको 9 महीने के अंतराल में अगर हम देखेंगे तो क्लब इको से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो तकरीबन जो है 83% रिपीट सेल्स उनकी आ रही है, जो कि काफी अच्छा है। और अगर हम पूरे रिपीट सेल्स अगर पूरे रेवेन्यू के लिहाज से देखेंगे तो 36% जो है उनका रिपीट सेल्स 9 महीने में आया है, जो कि लास्ट ईयर भी 36.75 था। उसके आगे 2020 में रिपीट सेल्स है वो 34% आ रहा है। तो ये भी एक लोगों को मालूम करना अपने लॉयल्टी प्रोग्राम से, ये भी कंपनी चला रही है जो कि
आने वाले दिनों में अगर ये एक्सपेंशन करते हैं तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम भी काफी अच्छा चल सकता है। 9 महीने में अगर हम देखें कंपनी स्टोर्स के माध्यम से, मतलब फिजिकल प्रेजेंस, आप जाकर इनके स्टोर्स में जो सामान खरीदते हो उसमें सेल्स का अनुदान कितना है, मतलब उसकी भागीदारी कितनी है, तो 66.7% के करीब जो उनका जो कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ सेल्स कम्स फ्रॉम द स्टोर्स। और ऑनलाइन जो सेल्स है, जो कि आजकल हम Amazon, फ्लिपकार्ट या जो भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं उसके थ्रू देखते हैं सेल्स, उसमें 33.29% सेल्स इन्होंने लास्ट 9 मंथ में किया है, जो कि ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से स्टोर सेल्स, जो कि अनलॉक की स्थिति भी है, तो लास्ट ईयर तकरीबन 62% था और इस साल बढ़कर 66% हुआ है। लेकिन प्री कोविड लेवल पे अभी भी नहीं आया है, लोग अभी भी प्री कोविड लेवल पे तकरीबन 73% इनका जो है स्टोर में जाके लोग खरीदते थे, थोड़ा कम है, मतलब इवन देन दिस मोमेंटम इज, लोग ज्यादा जा रहे हैं। कंपनी को अगर देखें तो ब्रांड के लिहाज से कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं और उसमें से लेकर हाई लग्जरी ब्रांड तक बहुत सारी चीजें बेचती है कंपनी। और उसमें जैसे कह रहे हैं कि अगर हाई लग्जरी की बात करें तो रोलेक्स है, उसमें बॉबेट है, लग्जरी ब्रांड में ओमेगा, जेनिथ, ब्रेकली, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंपनी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अगर आप कभी भी स्टोर में जाएं तो आपको होगा जिसके थ्रू करती है। वैल्यूएशन की जहां तक बात है, अगर हम देखें कि जिस तरह से मार्केट में पिछली मरतबा वैल्यूएशन दिए गए लाखों करोड़ रुपए के, पेटीएम, जोमेटो जैसी कंपनी को दिया गया, लेकिन ये कंपनी रिलेटिवली अच्छी है। और इसमें सबसे बता दें कि मार्केट बेलवेदर ने भी एलोकेट किया गया है 25 करोड़ रुपए, उन्होंने भी अपने एबेकस फंड, जो कि काफी अच्छा इनका ईएमएस चल रहा है, उस फंड में उन्होंने लगाया है। और मैं आपको बता दूं एबेकस फंड के बारे में कि वो हम लोग जितनी भी कैटेगरी देखते हैं और हमारे पास जितने भी फंड है, हम लोग ऑलमोस्ट 30 फंड्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं अपने कंपनी के पास से, और उसमें जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा एबेकस फंड का है। और एबेकस फंड ने इस कंपनी के आईपीओ में भी आईपीओ प्लेसमेंट होता है, तकरीबन 25 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं। तो ये कह लें कि एक मोटा मोटी चित्र जो है आपके सामने रखने की कोशिश की है हमने। आप अगर एक हाई रिस्क के इन्वेस्टर हैं तो आपको पैसे लगाने चाहिए, या फिर इसमें अगर आपको लिस्टिंग के बाद कोई डिस्काउंट मिलता है तो आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे लोगों की इनकम बढ़ रही है इंडिया में। हम जो आज 2-3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और वहां से हम एक लंबी बिग लीप लेने वाले हैं, एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों की इनकम बढ़ेंगे। और जैसे ही इनकम बढ़ती है लोग लग्जरी आइटम ज्यादा खरीदते हैं, और उस जगह पे अगर उस मार्केट को आपको कैप्चर करना है या उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ में या डिस्काउंट प्राइस पे जब कभी भी आपको ये मिले, आपको डेफिनेटली इसमें लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे लिए टेक अवे वही है संतोष जी, जो आप कह रहे हैं कि एक तो लंबा समय देना पड़ेगा और दूसरा डिस्काउंट पे मिले तब, क्योंकि आगे चल करके ठीक है कि जब ज्यादा लोग अमीर होते हैं, यानी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करती है, तो लोगों के ये वाले शौक होते हैं, क्योंकि पैसा खर्च कहाँ करेंगे, इन्हीं चीजों में करेंगे, और यही उनका उस सर्किल के अंदर में कहीं ना कहीं वो वाली चीजें होती हैं, गिफ्टिंग और हर तरीके से आपको इसी तरीके की चीजें करनी पड़ती है। जैसे मैं इसी में इथोस में देख रहा था उसकी वेबसाइट में, तो वो 2,500 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की घड़ियां, और उसके ऊपर एक और कैटेगरी उसके आगे थी जो 5 लाख के अबव थी, तो जो उन्होंने लिखा नहीं था कि कहाँ तक है, तो लिमिट का पता नहीं कि कितनी महंगी महंगी तक घड़ियां होंगी। और बाकी रोलेक्स को हम जानते ही हैं, मतलब हम नाम सुनते आए हैं बचपन से, और वाली सारी चीजें उसके अराउंड जितनी कहानियां और जितनी चीजें होती हैं जो, तो वो है। कुछ और चीजें जो मुझे थोड़ा सा पता जैसे लगता है कि एक अच्छी चीज ये है कि एसेट लाइट मॉडल है, तो इनके सारे जो स्टोर्स हैं, नेटवर्क तो बहुत बड़ा है लेकिन सारे स्टोर्स लीज पे हैं, तो वो इनके लिए एक एडवांटेज का काम करता है। तो कभी भी कुछ कोई दिक्कत होगी या कुछ वैसी वाली चीजें, तो इनके लिए बहुत इजी होगा। डेट भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो है वो ये इसमें खत्म कर ही रहे हैं, तो ये डेट फ्री जैसी कंपनी भी हो जाएगी, आप जो बता रहे हैं ना, ऐसे ही कुछ है सर? हाँ, बहुत जैसा आपने ठीक ही कहा कि लाइटर एसेट मॉडल है, और इसमें लीज लेके बैलेंस शीट पे वो हैवी नहीं बनाया गया है। अगर आप देखें कि जो लोग भी रिटेल में हैं उसमें मुझे डीमार्ट दिखता है जो कि स्टोर होल्ड करते हैं, अदरवाइज जितने भी लोग हैं जैसे
कंपनियां हैं वो स्टोर ओन नहीं करती हैं, लीज पे चलाती हैं, और लीज का एक जो है फिक्स कॉस्ट कंपनी को हर महीने अपने बैलेंस शीट से निकालनी पड़ती है बच्चे में। तो वो एक अच्छी चीज है। सबसे मैंने कह रहे हैं कि जो इसकी प्राइसिंग रखी गई है 2000 करोड़ पे इस आईपीओ को लाया जा रहा है, वो मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, इसीलिए शायद इन्वेस्टर जो हैं एबेकस है वो उन्होंने इन्वेस्ट किया। अदरवाइज क्योंकि उनके फंड में बहुत ही चुनिंदा लोग जगह पाते हैं और काफी कम कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है उनका, और उसमें चूंकि सबसे पहली चीज है कि मार्केट कैप अगर छोटा होगा तभी इन्वेस्टर को मिलता है। तो भी देखते हैं कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ की कंपनियां जो होती हैं वही 5000 कैप से 10,000 करोड़ की होती हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर आप 50,000 करोड़ 60,000 1 लाख करोड़ लाते हो अगर आईपीओ, तो आप रूम ही नहीं दे रहे हो कि ग्रो करेगा, या फिर आप फ्यूचर ग्रोथ को पूरा फैक्टर कर ले रहे हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रूम दिया गया है कि आप फ्यूचर ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए वो मार्जिन छोड़ना चाहिए, वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कुछ तो उसके लिए उसके लेवरेज उसके लिए फायदा होना चाहिए, और वो सारा कुछ और ओवर वैल्यू करके जब केवल उससे पहले वाले जो इन्वेस्टर्स या फंडिंग या प्रोमोटर्स हैं वो ले जाए, उसका कोई मतलब नहीं। और कई बार उससे ज्यादा खराब हो रहे थे, पीछे हम कई सारे आईपीओ में ये वाली चीजें देख चुके हैं। वो आप कह रहे हैं कि इथोस में थोड़ा ठीक है, थोड़ा कंट्रोल्ड है, तो उसलिए भी एक अच्छा बेट है। स्टोर वाली स्टोरी कहानी मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि सर जिस सेगमेंट की बात है ना, लग्जरी सेगमेंट की, वहां पे वो टच एंड फील वाला एक्सपीरियंस मायने रखता है। यहाँ पे आप 5 लाख की घड़ी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके नहीं मंगाएंगे, तो आपको वो देखना होगा कि 5 लाख की घड़ियां, वो 4 घड़ियां 5 घड़ियां कौन से में शेड हल्का ग्रीन है, हल्का ब्लू है, और कौन सा पीकॉक ग्रीन है, और कौन सा टील है, और उसको पहन करके और आपकी पर्सनैलिटी पे कौन सा सूट करता है, जैसी चीजें, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो वो लग्जरी वो सेगमेंट के अंदर में स्टोर की इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद वो बहुत है, स्कोप बहुत है। तो लग्जरी सेगमेंट की बहुत सारी और चीजें जो कि आगे ये बढ़ा सकते हैं या बढ़ा रहे हैं, प्लस उसकी रिपेयर, उसकी प्री ओन्ड के अंदर में वो मैं बहुत सारी चीज देख रहा था। तो वो सारे बिजनेसेस वाले हैं जो कि लॉन्ग रन में भी है, कि अगर ऐसा नहीं कि मैंने एक महंगी घड़ी खरीद ली तो मेरा काम हो गया, मैं उसको एक्सचेंज करके दूसरी ले सकता हूँ, मैं कोई प्री ओन्ड ले सकता हूँ, मैं रिफर्बिश ले सकता हूँ, मैं उसको रिपेयर करा सकता हूँ जब उसमें कुछ स्क्रैच आता है, कुछ खराबी आती है, कोई परेशानी। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये उस लिहाज से अच्छा है। लेकिन वही है कि एक डिस्काउंट तो अगर कुछ लिस्टिंग के बाद में और कहीं कुछ नीचे आता है और कुछ ऐसा वाला होता है जिस तरीके का बाजार का भी वोलेटिलिटी और वो सारी चीजें, तो वो अगर मिलता है डिस्काउंट पे तब, और लंबा समय देंगे तो, क्योंकि इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, तो इंडिया में बहुत सारे लोग अमीर होने वाले हैं आगे चल करके, क्योंकि इकोनॉमी हमारी अच्छे से चलने वाली है, और जब लोग अमीर होते हैं तो मैं एक चीज आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो में कुछ थीमेटिक चीज लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो का वो हिस्सा होना चाहिए जहां पर कि आप एक थीम को प्ले कर रहे हैं, और थीम क्या है, यंगस्टर्स की थीम है। अगर हम अपने आसपास इन दिनों आने वाले मतलब बीते अगर हम 5 से 10 साल तक बैक करें, लास्ट 5 इयर्स और उसके पहले लास्ट के 10 इयर्स का 10 इयर्स का, तो हम देखेंगे कि लोगों ने अपना जो शौक है, टेस्ट है, काफी चेंज किया है, और लोग अपने एथनिक वेयर्स हो या फिर वेयरेबल्स हो, उस पर काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। आपकी आपकी इनकम कैसी भी हो, मतलब कम इनकम वाले भी अच्छे पहनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एस्पिरेशन है लोगों का, मुझे लगता है कि वो इनकी को ड्राइव कर सकता है, और इसीलिए शायद एबेकस ने भी इन्वेस्ट किया होगा। जी ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, वही कह रहा हूँ, क्योंकि यंगस्टर्स के पास जब पैसा आता है तो वो अलग तरीके से खर्च करते हैं। तो जो घर के बड़े होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, और वो अपनी इनकम को कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें, शायद इन्वेस्टमेंट्स में, शायद रियल एस्टेट में, उनको ये लगता है कि पहले घर होना चाहिए, पहले फिर ये होना चाहिए, वो बहुत सारे खर्चे जैसी चीजें वो बाद में देखते हैं। लेकिन यंगस्टर्स के पास जब पैसा आता है तो वो उल्टा सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि उन्हें वो पैसा कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि ये पैसा उनको उनके सर्कल में उनको उनकी रेपुटेशन को ग्रो करा रहा है, और उसके लिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हो सकता है एक यंगस्टर पहली सैलरी के बाद जाकर के मकान नहीं बुक करेगा, एक गाड़ी बुक कर लेगा, गाड़ी खरीद लेगा ईएमआई पे, या इस तरीके की घड़ियां या फोन्स और ये सारी चीजें, और ये हो रही है। और ये चाइना में हमने इसका बड़ा ट्रेंड देखा है। तो सबसे बड़ा जो लग्जरी का बाजार गया है वो चाइना और हांगकांग जैसे देशों में गया है, क्योंकि वहां पे ये यंगस्टर्स के पास एक बड़ा पैसा आया जब बहुत सारी चीजें और बहुत हुआ, और उस ग्रोथ का वहां पे सुपर कार्स और वो सारी चीजों का इतना सारा क्रेज है कि जिसके कोई हद नहीं।
तो वो बहुत सारी चीजें, और उस पर मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आगे चल करके लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंडिया यूथफुल कंट्री है, बहुत युवाओं का देश है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, तो आगे चल करके ये वाला सेगमेंट ग्रो करेगा और वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में आप इसको फायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया संतोष सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much.